मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। जैसे कि हम लोग अभी केटीजी एंड रेडिएशन का जो 3rd नंबर का चैप्टर से उसको डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें आप लोगों को आज मिलने वाला है पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पॉइंट है आपके इसमें 3.9 पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये बच्चों आप लोगों को एक्चुअल में अगर पढ़ना ही है तो 11th क्लास में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो चैप्टर्स है उसमें पढ़ना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 चीज है कि उसका पेज नंबर भी मैं बता दूं आपको कि यहां पे पेज नंबर 126, 125, 126, 127 ये पेज नंबर पढ़ना है ताकि आपका पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। मैं आप लोगों को ऊपर ऊपर से तो बताने वाला हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, लेकिन सही में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो वहां से पढ़ो। मैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके देने वाला हूं। तो चलो बच्चों, आज के वीडियोस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका सिंपल सा एक फार्मूलाज है, इस फार्मूले के ऊपर ही सभी डिस्कशंस होने वाला है। आप लोग चाहते हो पेसिफिक हीट का कैपेसिटी का अगर सिंबल है तो यस लिखते हैं, है ना। तो यहां पे हम लोग लिखने वाले अभी कि अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर। बात समझ में आ रही है भैया कि इसका जो फार्मूलाज है हम लोग फार्मूला कैसे लिखते हैं। तो यहां पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हीट भी चेंज होगी, ये लिखना बहुत जरूरी। ये फार्मूला क्या कहता है, ये फार्मूला क्या कहलाता है ना। तो चलो बच्चों पढ़ते हैं इस फार्मूले को कि क्या है क्या नहीं है। अगर बच्चों आप लोगों ने 1 kg ठीक है वाटर ले लिया, कंसिडर कर रहा हूं मैं वाटर, ठीक है, उधर भी ले सकते हो, वैसे गैसेस में और सॉलिड लिक्विड में भी होती है पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेकिन पहले आप लोगों को इसको समझा दूं। और पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड और लिक्विड के लिए एक ही होती है, लेकिन गैस के लिए 2 होती है। कैसे, आज हम बारीकी से समझेंगे। बाद में मैथ्स लॉ जो है रिलेशन से उसके ऊपर भी डिस्कशन होने वाला है। सबसे पहले इसको अच्छी तरह से बारीकी से समझेंगे। देखो वाटर का, अगर वाटर मैंने 1 kg ले लिया और मैं चाहता हूं कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस करूं, 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। क्या लिया मैंने, 1 kg वाटर ले लिया। मैं चाहता हूं कि उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज या फॉल, दोनों भी ले सकते हो, इंक्रीज भी कर सकते हैं, फॉल भी कर सकते हैं, राइज और फॉल दोनों भी वर्ड सही होंगे, ठीक है। उसके लिए लगने वाली अमाउंट ऑफ हीट कितनी है, फिर वो ऑब्जर्व करने वाली हो या बाहर छोड़ने वाली हो, इसी चीज को बच्चों पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाते हैं। आई विल रिपीट। जैसे कि आप लोगों को कहा मैंने 1 kg वाटर ले लो, ठीक है, सर लीटर में थे बोल रहा हूं यार, केजी में ले लो, ठीक है। हम लोगों को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका इंक्रीज करना है। क्या करना है, इंक्रीज की बात करेंगे हम लोग, फॉल की नहीं करेंगे, हम राइज की बात करेंगे, ठीक है ना। चावल नहीं भैया, राइज, राइज मतलब बढ़ना, ठीक है। तो इस 1 kg वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, इस चीज को हम पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे, पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। कोई टेंशन है, बात समझ में आ रही है। अब मुझे बताना है पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी। जैसे कि एक एग्जांपल पकड़ रहे हैं, हमने 1 kg यहां पे लिया वाटर और 1 kg लिया बच्चों यहां पे और कुछ मटेरियल बोलो, या जो मिट्टी होती है ना, या कुछ और चीज बोलो, जैसे कि स्टील ले लिया, स्टील का एग्जांपल ले लिया। मुझे बताओ इस चीज में से कौन सी चीज की पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। तो आपको पता है 1 kg वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, जल्दी टेम्परेचर बढ़ता नहीं उसका आपको पता है, तो इसकी अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा लगेगी। अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, यहां पे अमाउंट ऑफ हीट कैसी लगेगी भैया, ज्यादा लगेगी। वही स्टील देखो, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आपको बढ़ाना है तो तुरंत बढ़ जाता है। मतलब भैया यहां पे 1 kg स्टील ले लिया, स्टील की प्लेट ले लो, जो भी लेना है कुछ भी ले लो यार, आपकी मर्जी, आपको जो चाहते हो। एक्चुअली ये सॉलिड लिक्विड का हो गया,
मैं तो चाहता था लिक्विड लिक्विड का लिए तो अच्छा रहता था, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 kg स्टील को गर्म 1 डिग्री सेल्सियस करना है, तो इसकी अमाउंट ऑफ हीट जो होगी वो ऑब्वियसली कम होगी भैया। कम हीट में ही 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बन जाता है। यहां पे हीट देते रहो, बाद में बहुत देर के बाद वाटर का यहां पे टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ेगा। भैया मैं एक बात बताता हूं, आपके इसमें टेबल दिया है, मैं जानबूझकर बोल रहा हूं 125 पेज नंबर 125, 126 और 127, ये क्लास 11 की बुक्स आपको पढ़नी है अगर बहुत डिटेल में नॉलेज चाहते हो तो। बात समझ में आ रही है? इसका एसआई यूनिट क्या होगा, क्या नहीं बात करें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझ में आ रहा है, मतलब 1 kg पानी का या कोई भी सब्सटेंस हो उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट हम लोगों को लगेगी, कितनी अमाउंट ऑफ हीट लगने वाली है, उसी चीज को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। आपके मालूमात के लिए वाटर की कैपेसिटी कैसी है, सबसे ज्यादा है। आप लोगों को वहां पे टेबल भी मिलेगा, आप लोगों को स्टील की नियर अबाउटली मेरे ख्याल से 120 है और वाटर की है 4186। बात समझ में आ रही है? जो स्टील है, स्टील की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो 120 है और वाटर की वही बच्चों 4182, कुछ तो ऐसे ही देख लेना, चेकआउट करना। देखो इसकी कितनी ज्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मतलब इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा या हीट स्टोर करने की, ऐसे बोलेंगे, ऐसे भी बोला तो चलेगा। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? चलो इसके एसआई यूनिट क्या मिलने वाले हैं थोड़ी बारीकी से समझेंगे। मुझे बताओ, हीट एक एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट हमेशा जूल में लिखते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय मास है, ठीक है ना। जो भी सब्सटेंस ले रहे मास को हम केजी में गिनेंगे और इसको डिग्री सेल्सियस में। कोई लोग जूल पर केजी केल्विन भी लिखेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। यह है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस या जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। या इसका सीजीएस यूनिट किसी ने पूछा तो सीजीएस यूनिट हम लोग लिख सकते हैं। जूल को लिखते हैं आर, किलोग्राम को लिखते हैं ग्राम और डिग्री सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस। सही है? और लिख सकता हूं मैं यहां पे आर ग्राम केल्विन पर केल्विन, ये भी इसका सीजीएस यूनिट भी सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है भैया। ये सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टीज है कि जो हम लोगों को सब्सटेंस को देखते हुए पता लगता है किसकी, देखो जो जल्दी गर्म हो जाता है उसकी कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी कम होगी, हीट कम लगेगी उसको। सिंपल सी, जैसे कि एग्जांपल बोलूं मैं, पानी और रेत होता है, पानी की बाजू में रेत, नदी में, है ना, तो पानी जल्दी गर्म नहीं होता लेकिन रेत जल्दी गर्म होता है। तो हीट कैपेसिटी ज्यादा किसकी है? वाटर की। क्यों? उसको बहुत देर लगेगा है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में। जिसका टेम्परेचर लेट बढ़ता है, आई विल रिपीट, जिसका टेम्परेचर लेट बढ़ता है बहुत देरी के बाद, उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है। जो जल्दी चीज गर्म होती है उसकी हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है। जस्ट लाइक एग्जांपल फॉर, जैसे कि कोई प्रोग्राम है और वो धूप में चेयर डाले हुए, कुछ चेयर स्टील के थे या लोखंड के थे और कुछ लकड़ी से बने वाले। मुझे बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी ज्यादा है? ऑब्वियसली लकड़ी की होगी। क्यों? लकड़ी की चीज जल्दी गर्म नहीं होती है, लेकिन चेयर जो स्टील की है तुरंत गर्म हो जाती है। बैठोगे तो पता लगेगा कैसे गर्म होती है धूप में, और धूप काले में होना चाहिए शादी, और धूप में है ना, बहुत मजा आएगी। बात समझ में आ रही है? तो स्टील की चेयर जल्दी गर्म होती है, मतलब कम अमाउंट ऑफ हीट होंगी वहां पे, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वहां पे उसकी जो है वो कम है, वुड की ज्यादा है। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों हम लोग। वही चीज जैसे मास के लिए वैसे 1 मोल के लिए भी लिख सकता हूं। कैसे सर? उसके लिए सी लिखेंगे। देखो मास के लिए हम लोग ने क्या म्यू इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 1/μ, ये मोल है भैया, ठीक है, del Q/del T। ये किसके लिए?
मोल के लिए। ये किसके लिए? मास के लिए भैया, इस बात को मत भूलना, ठीक है ना। ये चीज इंपॉर्टेंस होती है कि आप किसके जगह पे क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। द टर्म मोल, मोल के लिए हम लोग, ठीक है ना, एक मोल गैस ले लिया, ये एक मास ले लिया, 1 kg मास ले लिया। लेकिन जब मोल लिखोगे, मोल, एक मोल, मोल तो पता है ना, ठीक है ना, यही फार्मूला का ये वर्जन है, इसका वर्जन ये है, बस समझ में आ रही है बच्चों। यहां पे एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को, हम लोग जो पढ़ रहे थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के लिए, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए है, सॉलिड और लिक्विड के लिए एक ही होती है। जैसे कि एक एग्जांपल, मैं डावरे सर हमेशा कम्युनिकेशन करते हैं तो डावरे सर बोले कि सर जैसे कि जो हमारा डब्बा गाड़ी होती है ना, बस, उसमें एक ही टिकट अवेलेबल होता है, बस, उसमें ऐसे वर्जन नहीं होते। तो ये सॉलिड एंड लिक्विड में एक ही स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं। लेकिन ट्रेन में गए तो एक ही ट्रेन होती है लेकिन टिकट अलग होती है। हाँ, एक होती जनरल, एक होती रिजर्वेशन करना, और एक एसी नॉन एसी, पता है ना आप लोगों को। तो एसी की टिकट ज्यादा होती। तो वैसे हम लोग जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड एंड लिक्विड के लिए एक ही है, लेकिन बच्चों हम लोग जो गैस के बारे में पढ़ेंगे तो दो होती है। कैसे दो होती है, क्या होती है, बात करने वाले हैं। एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम और एक स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर के बारे में। ये दोनों चीज हम लोग अभी बारीकी से पहले समझ लेंगे कि ये चीज क्या है क्या नहीं है, क्यों होता है ऐसा। तो ये खाली ओनली पढ़ रहे थे हम लोग किसके लिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड एंड लिक्विड। गैस का अब हम लोग चालू करेंगे कि गैस के लिए क्या स्पेसिफिक हीट होती है और क्या नहीं है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, इसके 7 यूनिट, क्योंकि आपके बुक्स में नहीं दिया, ये 11th में है, ठीक है ना, लेकिन आपको बहुत जरूरी भैया। नेक्स्ट देखने वाले हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। करो यहां पे किसके लिए पढ़ने वाले आप, गैस। गैस में क्या क्या होता है, मैंने बोला थोड़ा भी आपने टेम्परेचर चेंज किया, थोड़ा, तो तुरंत बच्चों यहां पे एक तो आपका वॉल्यूम चेंज होता है या प्रेशर चेंज होता है। आई विल रिपीट, अगर आपने थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज किया तो क्या क्या हो सकता है गैस में। गैस में एक तो वॉल्यूम चेंज हो सकता है भैया, और प्रेशर चेंज हो सकता है, दोनों भी चेंज होने के संभावना हो सकती है। बात समझ में आ रही है ना, मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ, क्या क्या, वॉल्यूम चेंज होगा। जैसे पानी है, पानी को टेम्परेचर दिया तो उसका वॉल्यूम चेंज होता है और उसका प्रेशर भी कम ज्यादा होते रहता है। तो ये दोनों भी चीजें यहां पे इस स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस में, सॉलिड में ऐसे वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, उसका पता है हम लोगों को, पता है ना, ये इसके बारे में ज्यादा होता है लेकिन बहुत निग्लिजिबल होता होगा, तो इसलिए टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसको पढ़ सकते हैं हम लोग कि यहां पे अगर कांस्टेंट प्रेशर रहा, देखो प्रेशर अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया है, टेम्परेचर को भैया हमने चेंज किया है, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम चेंज हुआ हमारा, वॉल्यूम चेंज करो तो क्या क्या हो सकता है। तो वॉल्यूम चेंज होने से हमारी एनर्जी चेंज होगी। दूसरी बात यहां पे, और आपके जो 12th पे बुक में दिया है उससे क्या होता है पता है, जैसे कि सिलेंडर लिया, सिलेंडर में उन्होंने क्या किया, पिस्टन को डाला, इसे पिस्टन पता है ना, पिस्टन को डाल दिया, वॉल्यूम चेंज हुआ तो पिस्टन नीचे ऊपर हो जाएगा, ऐसे जुम 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 करेगा, सही है। तो भैया इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा, गैस एक्सपेंशन होने से ये हमारा पिस्टन ऊपर ऊपर जाने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है कि यहां का जो भी पिस्टन है वो पिस्टन क्या हो रहा है, वॉल्यूम चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, वॉल्यूम को चेंज कर रहा है, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो इसके कारण पिस्टन नीचे ऊपर जा रहा है, इससे हो रहा है वर्क है। पिस्टन नीचे ऊपर होना मतलब वर्क हो रहा है भैया। तो इसीलिए यहां पे कांस्टेंट प्रेशर रहा तो वॉल्यूम चेंज हुआ तो क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होती है और वर्क डन भी होता है। ये आपकी बुक्स में हम लोग मैथ्स रिलेशन में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो कंडीशंस है और दो डिफाइंस को हम लोग आगे अब पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले कांस्टेंट वॉल्यूम जब रहा, तो कांस्टेंट वॉल्यूम रहा, ठीक है, इसको कैसे पढ़ना है, तो इसको पढ़ने का तरीका है द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ गैस, कांस्टेंट वॉल्यूम रहा तो क्या, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। तो यही डिफाइन पढ़ना है, क्या, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, है ना, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, राइज या फॉल बोलो, दोनों में से। हीट भी ऑब्जर्व भी बोल सकते हैं और ल्यू भी बाहर भी छोड़ सकता है, अंदर ले सकता है, बाहर इमिट भी कर सकता है। टेम्परेचर भी राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है ना। बट लगाना क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम लगाना है एंड में।
जब आपने कहा कांस्टेंट प्रेशर, तब डिफाइन कैसे बनोगे? डिफाइन सेम रहेगी, ओनली इसमें एक ही काम होगा, कांस्टेंट प्रेशर लगने वाला है। क्या लगने वाला है? कांस्टेंट प्रेशर। जब कांस्टेंट प्रेशर हो तब की डिफाइन, कांस्टेंट वॉल्यूम रही तब की डिफाइन है। समझ में आ रहा है? तो ये दो डिफाइंस आप लोगों को सिंपल वे में बता देता हूं मैं कि क्या करना है। देखो यहां पे आप डिफाइन द क्वांटिटी ऑफ हीट ऑब्जर्व और रिलीज। ऑब्जर्व और रिलीज मतलब ये अंदर ले भी सकता है, छोड़ भी सकता है। पर यूनिट मास, पर यूनिट राइज और फॉल टेम्परेचर। ओके, यूनिट मास मतलब जो भी मास लोगे, 1 ग्राम 1 केजी जो भी ले रहे हैं आप, ठीक है ना। और वहां पे क्या होना चाहिए? कांस्टेंट वॉल्यूम लिखना है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और ऑब्जर्व पर यूनिट मास, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर और फॉल। किसके लिए? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेम कांस्टेंट प्रेशर के लिए वही डिफाइन लिखना है। तो ये थे आपके डिफाइन, आपको होना मालूम होना चाहिए थी। मोलार स्पेसिफिक हीट, जैसे कि मैंने आपको मोल के बारे में कहा था, इसके बारे में आपको क्या कहा था? मोल। यम के जगह पे, मास के जगह पे क्या आएगा? मोल आएगा, मोल। बस इतना फर्क है भैया। तो ये मेरे ख्याल से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक बेसिक नॉलेज है। ये बेसिक नॉलेज को आपको आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि और आपको रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल और मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक फार्मूला लिख के दे रहा हूं जाते जाते। Cp इज इक्वल टू म्यू एस पी और Cv इज इक्वल टू म्यू एस वी। हम लोग यही फार्मूले को Cp इज इक्वल टू एम नॉट एस पी इस्तेमाल करेंगे और Cv इज इक्वल टू म्यू के जगह पे एम नॉट एस वी करेंगे, ठीक है ना। ये तो आपको प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए ये तो पता है। तो हम लोग ने क्या इसका रिलेशन देख रहे, किसका किसका रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रिलेशन है। तो मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है मॉलिक्यूलर वेट, और प्रिंसिपल मोलार क्या है? मोलार मॉलिक्यूलर वेट और प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। बात समझ में आ रही है? तो ये आप लोगों को आना चाहिए बस, जिसका काम है, इसलिए मैंने इस फार्मूले को बता दिया। मॉलिक्यूलर वेट है, हम लोग इसको मोलार मास कहते हैं, मॉलिक्यूलर वेट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो भी होगी वो इसके फार्मूले में हम लोगों को, ये फार्मूले 11th में ऐसे 12th में ऐसे, कुछ नहीं फर्क है, दोनों सेम है, दोनों का मतलब भी सेम होगा। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आपको जो भी 12th में दिया गया है मेयर्स रिलेशंस क्या है क्या नहीं इसके ऊपर बात करेंगे। और मैं इस फार्मूले को थोड़ा सा आपके सामने यहां पे प्रेजेंट करूंगा कि एक फार्मूला हमारे पास यस इज इक्वल टू डेल क्यू बाय एम इंटू डेल टी है ना। Cp इज इक्वल टू एम नॉट यस पी और Cv कांस्टेंट वॉल्यूम रहा तब एम नॉट यस पी। तो ये आपके लिए फार्मूले आज हम लोगों को मेयर्स रिलेशन में बहुत ही काम आने वाले हैं, बहुत बेहतरीन फार्मूलेज है। तो हम लोग मेयर्स रिलेशंस, क्या रिलेशन है क्या नहीं है, ये फार्मूले मैंने 11th में से कैसे पुशअप किए 12th में पता होना चाहिए। तो आप देखो बच्चों, जैसे कि मेरे पास एक सिलेंडर है, ये गोल है सिलेंडर, पता है ना आपको, और यहां पे एक पिस्टन लगा दिया। पिस्टन समझते हो? टू व्हीलर गाड़ी का पिस्टन होता है, पता है आप लोगों को? ऐसे ही होता है, सिलेंडर होता है उसमें पिस्टन होता है। और ये पार्ट जो है ना भैया, ये सिलेंडर, ये स्मूथलेस है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन कोई फोर्स नहीं लग रहा है। नहीं तो सर फ्रिक्शन लगाने से कुछ होगा क्या, फालतू की बातें मत लाना यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिक्शन की, ठीक है ना। अब इसमें गैस मॉलिक्यूल से पूरा, ठीक है, गैस है समझ ले रहे हैं हम। तो इसका टेम्परेचर T होगा, प्रेशर P होगा और वॉल्यूम V होगा फिलहाल में, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले केस नंबर 1 हम ले रहे हैं। यहां पे सबसे पहले काम करने वाले वॉल्यूम को हम लोग यहां पे कांस्टेंट रखने वाले, ठीक है, इसको रखेंगे हम लोग कांस्टेंट। मैंने अमाउंट ऑफ हीट दे दी, तो अमाउंट ऑफ हीट देने से यहां पे दिए DQ नाम की, ठीक है। और जो टेम्परेचर है, ये DQ हीट देने से मेरा टेम्परेचर ΔT बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। राइज हो सकता है, फॉल भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं, मैं राइज बता रहा हूं आपको। ΔT टेम्परेचर क्या बोला मैंने, इसको अमाउंट ऑफ हीट देने से हमारा जो टेम्परेचर है, स्मॉल टेम्परेचर बढ़ गया, राइट टेम्परेचर हो गया, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है भैया। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसी के अंदर है, जैसे कि प्रेशर कुकर होता है हमारे घर में, जब सिटी से बाहर हवा जाने की से पहले की बात, बाहर नहीं जा रही अभी फिलहाल ना, ठीक है, उसमें में तो क्या होगा, उसमें उसकी जो इंटरनल एनर्जी भैया, वो एनर्जी बढ़ेगी,
केस नंबर फर्स्ट समझ में आ रही है। वॉल्यूम क्या है बच्चों, इसमें कांस्टेंट है। अमाउंट ऑफ हीट दे रहे थे तब क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ रही है। मतलब भैया मैं लिख सकता हूं इसको dq1, ये इंटरनल एनर्जी डी से दिखाते हैं। यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम है मेरे पास, और चेंज क्या हो रहा है, इतना टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर चेंज करोगे उतनी हम लोगों को इंटरनल एनर्जी बढ़ते रहेगी। समझे? ओके, नंबर 1। नंबर 2 कंडीशन देखो, ध्यान देना भैया यहां पे। अब देखो यहां पे मैं कर रहा हूं प्रेशर को कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट कर रहा हूं, समझे? अब मैंने अमाउंट ऑफ हीट दे दी। अब ये अमाउंट ऑफ हीट एक तो टेम्परेचर बढ़ाएगी, और टेम्परेचर बढ़ने से यहां पे हमारा वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अरे प्रेशर कुकर में देखो ना, फिर उसको सीटी बाद में थोड़ी देर के बाद ऊपर आती, मतलब वो गैस ज्यादा एक्सपांड होती है। वैसे इसमें भी ज्यादा मतलब हीट दे रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से इसके क्या होगा, ये गैस फूलेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा, उसका एक्सपांशन होगा। एक्सपांशन हुआ तो ऊपर पिस्टन आराम से रखा है, उसको कोई ऐसा प्रेशर देके नहीं बताया मैंने, आराम से है बैठा वाला। तो तुरंत जैसे जुप ऊपर जाता है, जुम ऐसे ऊपर जाता है। जैसे हमारी सिट्टी कैसे ऊपर जाती है, देखा होगा ना हमारी जो प्रेशर कुकर की, वैसे ये ऊपर जाएगा ऐसे ऊपर। मतलब भैया वॉल्यूम चेंज होने से, वॉल्यूम चेंज होने से, एक्सपांशन होने से, मतलब यहां पे भैया मैं लिख सकता हूं V चेंज हो रहा है मेरा यहां पे। और V जब चेंज होता है तब ये ऊपर जा रहा है, मतलब वर्क हो रहा है। अरे नीचे ऊपर कोई चीज जा रही मतलब वर्क हो रहा है ना। क्या हो रहा है, वर्क। और वर्क का फार्मूला क्या होता है, P इंटू dV होगा। क्यों, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट लेकिन वॉल्यूम चेंज हो रहा है यहां पे। अच्छी बात है सर, ऐसी बात है। अच्छा तो अब क्या किया जाए, ये तो फार्मूला तो पता है ना, सिंपल सा है, मैं आपको बता दूंगा इसका एक्सप्लेनेशन भी। तो यहां पे क्या लिखे सर, इसको लिखेंगे हम लोग अमाउंट ऑफ हीट dq2 लिखेंगे, और जो कि प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन सही में फार्मूला उसका ये है, देखो एनर्जी चेंज हो रही है इंटरनल, जो गैस मॉलिक्यूल से इसकी, और साथ में भैया यहां पे वर्क हो रहा है। क्या हो रहा है, वर्क भी हो रहा है ना। अरे पिस्टन नीचे ऊपर। आप बोलेंगे सर पहले कंडीशन में वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है भैया, मतलब गैस एक्सपांड ही नहीं हो रही है। गैस एक्सपांड ना हो तो पिस्टन नीचे ऊपर क्यों जाएगा, कोई मतलब नहीं पहले से। हाँ, दूसरे कंडीशन में वॉल्यूम चेंज होने से, प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम चेंज होने से पिस्टन नीचे ऊपर करेगा, मतलब गैस मॉलिक्यूल को एनर्जी भी मिल रही है और साथ में वर्क भी हो रहा है। चलो dq2 की वैल्यू मेरे पास अभी सभी की वैल्यू है, पुटअप करता हूं, इसका एक्सप्लेनेशन बाकी है दे देता हूं, अंत तक बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो Cp इंटू dt, देखो इसकी वैल्यू de इसकी जो है तो ये है Cv इंटू dt, इसकी P इंटू dv है। मेरे ख्याल से Cp dt वाली टर्म एक जगह पे इधर आने से माइनस होगा, dt वाले को एक जगह पे लाना पड़ेगा ना, समझे? तो Cp माइनस Cv बचा है dt P इंटू dv। अरे ये ऐसा लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं तो मैंने आपको पढ़ाया, PV dt मतलब PV, और ये तो आइडियल गैस इक्वेशन है भैया। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, PV इज इक्वल टू nRT, और यहां पे नंबर्स ऑफ मोल 1 है, कंसीडर करना, ठीक है ना। तो एक मोल के लिए अगर PV बन रहा है RT, तो P इसको चेंज करेंगे वैल्यूम, क्योंकि वैल्यूम भी चेंज हो रहा है ना थोड़ा, और टेम्परेचर भी थोड़ा चेंज हो रहा है, तो dt लिखेंगे। अरे डेरिवेटिव भी कर सकते हैं ना, तो PV dt के जगह पे मैं डाल सकता हूं, इसको इक्वेशन लिखे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक इक्वेशन, इसको नाम देंगे सेकंड, इसको थर्ड देंगे, ऐसे अच्छा लगता है, इसको 4 देंगे। चलो इक्वेशन में वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, PV माइनस CV इंटू dt, P dV का मतलब होता है R इंटू dt, तो dt से dt को मार दो, Cp माइनस CV इज इक्वल टू R लिख दो। यही है भैया मैथ रिलेशन, बात समझे, यही रिलेशन है। ओके, समझ में आ रहा है क्या क्या हो रहा है। देखो प्रैक्टिकली महसूस करो इस इक्वेशन को। पहले सबसे पहले एक को कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को एक बार वॉल्यूम को। टेम्परेचर तो हम लोग राइज या फॉल कर रहे हैं भैया, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखेंगे,
क्यों? ये डिफाइन मैंने अभी तो बताया कि 1 केजी मास को 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट लगती है, इसी को तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो हम लोगों को तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे क्या? नहीं। और एक बात, सॉलिड में भैया एक की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, लेकिन 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 मैंने क्या पढ़ा है आपको कि लिक्विड में 2 होते, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वैल्यूम। गैस में सॉरी गैस। ठीक है, समझ में आएगा मेरे रिलेशंस क्या है और क्या नहीं है मेरे ख्याल से। और इसको अगर आप लोगों को मैकेनिकल वर्क ये सेम यूनिट करना चाहते हो, क्योंकि कैलोरी वर्क आपको पता है ना, ये कैलोरीज में होती है, जूल्स में, तो इसको कर सकते हैं Cp माइनस CV इज इक्वल टू R बाई J। J इज द मैकेनिकल यूनिट से अगर उसकी यूनिट रखे जाए तो आप लोगों को इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम मिलेगी, इसलिए कर रहे हैं, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं रिलेशंस इसमें। ओके, साथ में भैया अगर यही हम लोग 11 से पढ़ते थे तो इस रिलेशन को और कैसे लिख सकता हूं मैं? ये कैसे आया? मैंने आपको 11 बुक्स में से 125, 126, 127 पेज नंबर बुक्स पढ़ने के लिए कहा है, मैंने तो एक्सप्लेनेशन किया है, लेकिन आप लोगों को और भी नॉलेज होना तो करो। चलो, Cp की वैल्यू मेरे पास यहां पे Cp की वैल्यू है m नॉट Sp और Cv की वैल्यू है m नॉट। m नॉट पता है भैया मोलार मास है और ये स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू में। चलो पुटअप करते हैं, तो यहां पे m नॉट Sp माइनस m नॉट Sv R बाई J करेंगे, इसमें पुटअप करेंगे। ठीक है, तो यहां पे m नॉट को कांस्टेंट रखते हुए Sp माइनस Sv R बाई J। ओ ऐसी बात है। चलो, तो Sp माइनस Sv R बाई J, लेकिन इस मास को यहां पे m नॉट को नीचे लेते हैं, मोलार मास को नीचे लेते हैं, बस यही फार्मूला, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। किसी ने ऐसा लिखा तो गलत मत मानना भैया गलत मानने की जरूरत ही नहीं है। अरे भैया Sp है बोला, Sv Sp है ना, या सही वो। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो भैया ये था आपका मेयर्स रिलेशंस। उसके बाद में आपके जो बुक्स में जो न्यूमेरिकल दिया है उसके ऊपर बारीकी से चर्चा करेंगे। ओके, तो जिसको अच्छी तरह से नोट डाउन करना है आप लोगों को। उसके बाद में आपके बुक्स का ही प्रॉब्लम्स है 3.3। ये जानबूझकर इसलिए लिया है मैंने कि हम लोग जब कर रहे थे ना Cp माइनस CV इज इक्वल टू R और मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीज में करना है तो डिवाइडेड बाय J क्यों लिखा था, इसका रीजन इस क्वेश्चन में मिलने वाला है। बस यही उद्देश्य। ये तो सॉल्व करके दिया, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, इसमें क्या बोलने की जैसी चीज नहीं थी, लेकिन तो भी मैं करके दे रहा हूं। देखो, द गिवन वैल्यू ऑफ 2 प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, Sp की वैल्यू दी वाली है और Sv की वैल्यू दी वाली है फॉर हाइड्रोजन एटम। फाइंड द वैल्यू ऑफ J इफ दी R इज अ कांस्टेंट है, हम लोगों को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पता है, तो भी लिख के दे रहा हूं। चलो, आंसर में आपको Sp इज इक्वल टू 3400 कैलोरी पर kg केल्विन और Sv है मेरे पास 2400 कैलोरीज kg पर केल्विन। ठीक है, समझे। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8300 जूल पर किलोग्राम केल्विन। मेरे पास क्या फार्मूला है भैया? एक तो फार्मूला था यस, जब ये इस्तेमाल करते थे Sp माइनस Sv R बाई J डिवाइड बाई m नॉट। और यहां पे कौन है? हाइड्रोजन गैस है। मोलार मास जो होगा हाइड्रोजन का वो आपको फॉर हाइड्रोजन के लिए जो दिया है ना, हाइड्रोजन गैस का वो 2 होता है, पता ना, हाइड्रोजन। हीलियम का 4 है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना। चलो, तो बात करते हैं। चलो, Sp माइनस Sv R डिवाइड बाई m नॉट J। Sp कितना है? 3400, ये 2400 R 8300 डिवाइड बाई 2 और J निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलो, हम लोग इसको इधर ला रहे हैं टॉइस, या आप खाली यही लाएंगे यार, क्यों करेंगे ऐसे। 8300 डिवाइड बाई 2, ये 1000 समझते हो ना। अरे 3400 में से 2400 गया, 1000 बाकी रहेंगे, 0 0 0 0 मर गया, समझे। तो ये हो रहा है J इज इक्वल टू 83 10 रेज टू -1 डिवाइड बाई 2। नहीं समझे?
अरे 10⁻1 बाकी है ना, यहाँ पे 10 बाकी, 10 मतलब 10⁻1, ऊपर गए तो -1, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं 8.3 डिवाइड बाई 2, मतलब यहां पे होगा 4.12 जो भी। अब इसकी एसआई यूनिट क्या आएगी, सबसे मेन कहानी है एसआई यूनिट क्या होती है, तो जूल पर कैलोरीज होती। हाँ सर, जूल पर कैलोरीज कैसी होगी, अगर हम लोग इसका रिलेशन निकाले, अगर फार्मूले पे J इज इक्वल टू बना दे, इसकी एसआई यूनिट, यही इंपॉर्टेंस है मेरे लिए आज के, ये तो कैलकुलेशन बच्चे कर देंगे आप, तो मुझे ये बताना है आपको कि J डिवाइडेड बाय Q लिखा है, ये J डिवाइडेड बाय Q लिखा है, वहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, यहां पे दे रहा हूं मैं आपको। चलो बताता हूं मैं तुरंत, J अगर इधर लाओगे तो बचेगा R डिवाइड बाई m0, यहां पे यस पी माइनस यस बी, इन दोनों का यूनिट सेम है, तो इसका यूनिट देखो जूल पर केजी, ठीक है, जूल पर केजी केल्विन डिवाइडेड बाय मोलार मास केजी में, आई थिंक है ना। और इसका जो होगा, इसका जो है मेरे पास वो है कैलोरीज पर केजी केल्विन। सही है, समझ में आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे ख्याल से, मोलार का मास नहीं रखना चाहिए हमने, बोलकर वेट नहीं, ठीक है, ओके। तो ये देखो आप इससे अगर करोगे तो जूल पर केजी केल्विन, सही है, ये कैलोरी, और ये ऊपर जाएगा केजी केल्विन, तो ये मर जाएगा, देखो जूल पर कैलोरी, इसका यूनिट याद रखना जूल पर कैलोरी, मैकेनिकल इक्विवेलेंट वेट, और इसका जो यूनिट है ना वो इसका कैलोरीज में एनर्जी में आता है, तो इसका एनर्जी में नहीं आता है, देखो इसका यूनिट क्या है, कैलोरीज होता है। अरे हीट का यूनिट जूल का यूनिट कैलोरीज, तो इसको डालना पड़ेगा यार, ये आर का यूनिट है मेरे पास, देखो जूल, ठीक है, यहां पे आर का जूल पर केजी पर केल्विन है, तो डिवाइडेड बाय करोगे तो जूल कैंसिल होगा और कैलोरी ही मिलेगा, आई थिंक, है ना, वही हो जाता है। तो उसका इक्विवेलेंट यूनिट रखना है हम लोगों को, तो देखो इसका भी जो होगा, अगर हम लोग रखते हैं या इसी पे भी रखते हैं तो भी चलेगा, ठीक है, या इसमें भी रखते हैं, देखो केजी, ठीक है, और यहां पे केल्विन, क्यों पता है ना आप लोगों को, अरे इसका तो यूनिट देखा ना हम लोगों ने, और इसका क्या होगा जूल पर केजी केल्विन डिवाइडेड बाय इसका यूनिट है अभी जूल पर कैलोरीज है। अब देखो क्या होगा, यहां पे जूल से जूल मरवा जाएगा, कैलोरीज ऊपर जाने वाला है, तो कैलोरीज पर केजी केल्विन, और इसका भी ऊपर गया तो ये कैलोरीज डिवाइडेड बाय ऑलरेडी केजी केल्विन तो है, ये कैलोरीज ऊपर जाने वाले, बस हो गया भैया। मेरे ख्याल से आप लोगों को खाली डिवाइड बाय जे क्यों करते हैं हम लोग, तो इक्विवेलेंट यूनिट करने के लिए, ठीक है ना, तो ये करने का तरीका था। इसके बाद में बच्चों मोनोएटॉमिक डायटोमिक गैस क्या होता है, ट्राइएटॉमिक क्या होता है, सब कुछ चीजें बहुत बारीकी से समझेंगे। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और साथ में नहीं तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।